हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाता है, इसलिए हमको इसको 3 लेक्चर में डिवाइड किए। तो पार्ट 1 में जो आज हम लोग जान लेंगे कि कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है, और ये रेडियो एक्टिविटी तब होती है जब न्यूक्लियाई अनस्टेबल होती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियाई जो होते हैं कुछ अनस्टेबल ही क्यों होता है। उसके बाद जो है सो सेकेंड लेक्चर आने वाला है, जैसे कि आज के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा डीके। क्योंकि जो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए कुछ पार्टिकल को इमिट करते हैं। तो उनमें से या तो अल्फ़ा पार्टिकल करेगा, या तो बीटा पार्टिकल करेगा, या तो गामा रेडिएशन। जनरली आप गामा रेडिएशन के बारे में जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और केमिस्ट्री में ये सब आप पढ़ चुके हैं कि ये जो हीलियम का न्यूक्लियाई होते हैं उसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। लेकिन एक्चुअल ये जो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है इसके बारे में आज आप लोग समझ जाएंगे। और थर्ड पार्ट में जो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो किस रेट से करता है। तो इनको हम लोग थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर को, मतलब फर्स्ट लेक्चर जो है इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कॉज, रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है। तो इसको हम लोग पहले आज कवर कर लेते हैं। तब तक इसके लिए जो हेडिंग फर्स्ट नंबर का है यही लगाइए आप लोग, नहीं तो इस चार्ट को भी बना लीजिए तो अच्छा बात है। तो अब तक में जो देखा गया कि न्यूक्लियाई जो है, मतलब जो एलिमेंट है वो लगभग 118 ही अब तक में नॉन है, लेकिन न्यूक्लियाई जो है सो लगभग 1500 न्यूक्लियाई अब तक में नॉन हो चुके हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही न्यूक्लियाई अस्टेबल है। अस्टेबल मतलब है कि जो वो अपने आप को अपने ही स्टेट में रखना चाहता है, वो किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर होता है तो वो अनस्टेबल है, और वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे न्यूक्लियर कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में तो एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है जनरली, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो बीटा मतलब बीटा पार्टिकल 2 तरह के होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर हो जाएंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट है जिसको हम लोग लिखते भी चलेंगे और समझते भी जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं एमंगस्ट 1500 न्यूक्लियाई, लगभग अब तक भी जो हम लोग जानते हैं वो 1500 न्यूक्लियाई नॉन है। लेकिन एलिमेंट जो है सो लगभग 118 ही हम लोग जानते हैं जो नॉन है, मतलब जिसको अभी सर्च नहीं हुआ, मतलब जिसको बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं वो 118 लगभग एलिमेंट है। लेकिन न्यूक्लियाई जैसे कि आप देखेंगे तो न्यूक्लियाई चेंज करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर चेंज करेगा तो न्यूक्लियाई चेंज कर देगा। इसलिए तो आप लोग आइसोटॉप्स पढ़ते हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स जो पढ़े हैं इससे पहले उसमें देखिए किसी एक ही एलिमेंट का अलग अलग न्यूक्लियाई होता है। तो उसी तरह से जो है सो एक ही एलिमेंट का अलग अलग न्यूक्लियाई होने की वजह से ये लगभग 1500 न्यूक्लियाई होते हैं नॉन न्यूक्लियाई। इतना न्यूक्लियाई जो है सो वो नॉन है, बट ओनली लेस देन, मतलब जो है सो कुछ है लेस देन 260 न्यूक्लियाई आर स्टेबल। इतना ज़्यादा न्यूक्लियाई में जो स्टेबल न्यूक्लियाई है बहुत ही कम है, न्यूक्लियाई आर स्टेबल। अब यहाँ से देख रहे हैं कि लगभग 1500 न्यूक्लियाई टोटल है, उनमें से जो है सो लगभग 160 ही न्यूक्लियाई अस्टेबल है। तो ये 1500 न्यूक्लियाई में से जो बचा हुआ न्यूक्लियाई रह गया जो अनस्टेबल है, वो खुद को स्टेबल करने के लिए कुछ तो करेगा। तो ये जो है सो रेडियो एक्टिविटी करता है। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसके अंदर जो है सो ये कुछ पार्टिकल को इमिट करता है, मतलब अपने न्यूक्लियस के अंदर से जो कुछ पार्टिकल इमिट करता है, जैसे कि जनरली अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। ये 3 तरह के पार्टिकल को ये इमिट करता है। इस इमिशन के दौरान जो होती है इसका स्टेबिलिटी गेन हो जाता है, और ये फिनोमेना जो होता है उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो एलिमेंट करता है उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई gain stability by emitting मतलब निकालना, emitting अल्फा पार्टिकल और मतलब होता है कि या तो अल्फा पार्टिकल करेगा या तो बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन।
ये गामा रेडिएशन जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बारे में आप इससे पहले भी जान चुके हैं, कई बार देखे होंगे कि जो गामा रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है उसी में जो है सो गामा रेडिएशन सबसे पहले आता है। तो देखिए, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद को स्टेबल करने के लिए तो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा या तो बीटा पार्टिकल। जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा उसमें भी रेडिएशन जो निकलेगी वो गामा रेडिएशन निकलेगा, और बीटा पार्टिकल के दौरान भी गामा रेडिएशन निकलेगा। और ये जो फेनोमेना होता है इसी को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। दिस फेनोमेना इज नोन एज फेनोमेना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। अब आपको पता चल जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा, तो अल्फा पार्टिकल करेगा या तो बीटा पार्टिकल करेगा, और इन दोनों के साथ साथ जो गामा रेडिएशन को इमिट करेगा, तो ये जो फिनोमेना होती है उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और ये रेडियो एक्टिविटी जो है सो ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे कि एटम है और एटम के अंदर जो बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज में होता है, स्पेस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ये सब न्यूक्लियस के अंदर है। और इस रिएक्शन पे जो है सो टेम्परेचर प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरली अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं उसमें टेम्परेचर को हम लोग चेंज करते हैं तो उसका रेट जो होता है वो चेंज कर जाता है, लेकिन इसका जो रेट है वो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या किसी और तरह का एक्सटर्नल फैक्टर हो, जैसे कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा देंगे तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेना। तो अब इसमें जो है रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो है सो वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। कहने का मतलब है कि जो जितना ज़्यादा अल्फा पार्टिकल होगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा सकते कितना टाइम में वो डिके करेगा नहीं करेगा, लेकिन इतना बात है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियाई होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अगर मान लीजिए कि 1 लाख न्यूक्लियाई है एक तरफ, इस हाथ में मान लेते हैं कि 1 लाख न्यूक्लियाई है, इसे मान लेते हैं कि 100 न्यूक्लियाई है, तो ज़्यादा जो चांसेस है कि इसमें से ये इमिट करे, क्योंकि जिसमें 1 लाख है तो जितना ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा जो उसमें चांसेस होगा कि वो रेडियो एक्टिव करेगा, रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो उसी तरह से जो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फिनोमेना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं द रेट ऑफ emission of alpha, beta and gamma particle is depend on अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल तो नहीं कह सकते, चलिए गामा तो रेडिएशन है, इज डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियाई होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इमिशन जो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन का होगा। तो ये टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो कह सकते हैं यहाँ पे दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो रिएक्शन पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्रेशर etc।
मतलब जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। न्यूक्लियस के अंदर जो फेनोमेना होती है न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडियो एक्टिविटी के रेट पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला कि टेम्परेचर को हम चेंज करें या न करें, या इंक्रीज करें डिक्रीज करें, या प्रेशर को चेंज करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब न्यूक्लियस के अंदर होने वाला है, इसी को हम लोग न्यूक्लियर फेनोमेना कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का छोटा सा ब्रांच है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, समझिए कि एक इंट्रोडक्शन है, और उसके बारे में आप देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा एक फिजिक्स ही बन जाता है। तो इतना को नोट कीजिए, उसके बाद जो है सो हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो ये रेडियो एक्टिविटी की कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। तो रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवर है, मतलब फर्स्ट जो इसको ऑब्जर्व किया गया था वो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया था। और ये बताया जा रहा है कि ये जो रिएक्शन है या घटना जो है ये सिर्फ एक्सीडेंटली पता चला था, मतलब ये परफॉर्म कर रहे थे किसी और फेनोमेना को, और यहाँ पे जो है सो एक अलग नया फेनोमेना मिल गया, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल जो है यानी कि यूरेनियम के सैंपल को जब इल्यूमिनेटेड लाइट के सामने, मतलब जब लाइट जल रही है उसके सामने रखा, उसके बाद क्या है उनके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट लगा, यहाँ पे जो है सो वो एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। उसके बाद सिल्वर फॉयल को आप लोग जानते हैं कि सिल्वर फॉयल को जिसको पैकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सिल्वर फॉयल को भी देखे कि उसको लपेट दिया। तो इन दोनों से, मतलब ब्लैक पेपर और सिल्वर फॉयल को भी इमिट करते हुए एक सामने फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे कि लैब है तो उसके अंदर बहुत सारा चीज़ होते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट में देखा है कुछ ब्लैकनिंग स्पॉट बन रहा है। तो वहाँ से उन्होंने पता कर लिया कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, मतलब जो कुछ पार्टिकल जो इमिट कर रहा है, यही फेनोमेना एक नया फेनोमेना था, उसको रेडियो एक्टिविटी के नाम से दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम सब लोग लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। तो ये जो डिस्कवर हुआ था रेडियो एक्टिविटी is first discovered by हेनरी बेक्यूरेल। इसको कई किताबों में एच बेक्यूरेल भी लिखा रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो एच का मतलब है वो हेनरी है, नाम है तो कुछ भी हो सकता है। हेनरी बेक्यूरेल इन 1896, और ये कहा जा रहा है कि एक्सीडेंटली ही हुआ था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जितने भी कुछ बड़े बड़े फेनोमेना, जैसे कि आप देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर देखते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर होते हैं वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये ओरस्टेड के द्वारा जो है एक नया एक्सपेरिमेंट कुछ अलग तरह का कर रहा था, और वहाँ पे देखा गया कि जब मैग्नेटिक कंपास है वो भी डिफ्लेक्ट कर रहा था, वो भी घटना जो हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था, और ये भी बताया जा रहा है कि ये भी एक्सीडेंटली ही है। तो ये हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा जो है 1896 में देखा गया। तो इसके अंदर उन्होंने देखा क्या कि जैसे कि यूरेनियम का कुछ सैंपल था, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि ये यूरेनियम का सैंपल है। तो इसके अंदर जनरली हम लोग न्यूक्लियाई के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियॉन्स हैं। तो इनको ब्लैक पेपर से, यानी कि ब्लैक पेपर से इसको लपेट दिया, ये ब्लैक पेपर है, इसको यहाँ पे लिखा देते हैं, ये ब्लैक पेपर से लपेट दिया, और ये जो है सो यूरेनियम का सैंपल है, तो समझ लेते हैं कि ये यूरेनियम का न्यूक्लियाई है, यूरेनियम न्यूक्लियाई। और इनके ऊपर जो है सो एक सिल्वर फॉयल को भी लपेट दिया। तो उसको हम लोग सामने बना लेते हैं, क्योंकि जनरली जब लपेटे थे तो इसका मतलब क्या कि इससे जो रेडिएशन निकलेगा वो रेडिएशन उसको भी पार करते हुए निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक सिल्वर जो यहीं पे इसी के ऊपर लपेटा हुआ था, हम लोग इसको अलग से बना देते हैं। ये कुछ सिल्वर फॉयल है, ये सिल्वर फॉयल है, और यहाँ सामने रखा था फोटोग्राफिक प्लेट। अब लैब है तो हर चीज़ जो है सो एक अरेंज वे में रहता है, तो हम लोग सिर्फ फिगर समझ रहे हैं कि ये है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ से जो रेडिएशन निकला, तो इस रेडिएशन को देखा कि ये रेडिएशन जो है सो ये ब्लैक पेपर जो है इसको भी पार कर रहा है, साथ साथ जो है सो ये सिल्वर फॉयल, ये जो सिल्वर फॉयल इनको भी पार करते हुए यहाँ पे आकर के कुछ इस तरह का ब्लैकनिंग देखने को मिला, मतलब एक इनविजिबल रेडिएशन निकला। यहाँ से देखा कि जो यूरेनियम के न्यूक्लियाई है उससे कुछ इनविजिबल मतलब रेडिएशन निकल रहा है, जो कि ब्लैक पेपर को
इमिट करता हुआ, उससे पास होता हुआ, और सिल्वर फॉयल जो है उनसे पास करता हुआ कुछ ब्लैकनिंग स्पॉट दिखा गया। यहाँ पे कुछ ब्लैकनिंग दिखा गया, ब्लैकनिंग स्पॉट मिला। और ये जो ऑब्जर्व किया गया तो देखा कि जो कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जैसे कि आप बात करेंगे यूरेनियम का जो न्यूक्लियाई है वो लगभग अनस्टेबल ही है। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है सो एक नए तरह का रेडिएशन इमिट करता है, और रेडिएशन जो इमिट करती है वो देखा कि वो ब्लैक पेपर को तो छेद करके निकल ही गया, साथ साथ जो सिल्वर फॉयल था उसको भी छेद कर करके वो बाहर आ जाता है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है सो कुछ इस तरह से ब्लैकनिंग स्पॉट मिला। तो यहाँ से पता चल गया कि एक नया तरह का फिनोमेना होता है जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव कहते हैं या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये जो होता है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के द्वारा ही खास करके ये ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो खास करके अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ पार्टिकल को इमिट करते हैं, या तो वो अल्फा पार्टिकल हो सकता है, या बीटा पार्टिकल, या गामा रेडिएशन। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है सो इसको देखते हैं कि कैसे जो कुछ न्यूक्लियाई है वो स्टेबल है और कुछ अनस्टेबल है। तो उसके लिए हम लोग एक स्टेबिलिटी बेल्ट को देखेंगे, उसके ऊपर जो भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है वो स्टेबल होता है, और उसके ऊपर नीचे जो भी रहेगा वो अनस्टेबल है। तो इसको नोट कीजिए। तो अब देखते हैं कि कुछ न्यूक्लियाई यानी कि 260 न्यूक्लियाई जो वो ही स्टेबल क्यों है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो कोई हेडिंग है ऐसा ही समझिए, व्हाई सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूक्लियाई में सिर्फ कुछ ही क्यों स्टेबल है। ऐसे में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी बेल्ट। ये स्टेबिलिटी बेल्ट क्या है इसको भी आप समझ जाएंगे। स्टेबिलिटी बेल्ट, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इस ग्राफ में दिखाएंगे जो न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन को। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ड्रॉ। तो ये इस पे लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे रखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो यहाँ से ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस एक्सिस पे जो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि 10 है, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। मतलब इस तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि इस ग्राफ पे जैसे ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, और इस तरफ जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होता है। और इस पर भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो इसी तरह से इस पर भी दिखा दिए कि ये कुछ इस तरह से 60, 70 और यहाँ पे 80। आप इसी को कंसिडर कर सकते हैं कि ये 80 का लाइनिंग है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एक लाइन ट्रेस कर रहे हैं हम लोग जहाँ पे n इक्वल टू पी होगा। तो n इक्वल टू पी का ग्राफ जब देखेंगे तो लगभग 45 के एंगल पे ही निकलेगा। और ये कर्व जो है मतलब ये लाइनिंग जो है ये दिखा रहा है कि n इक्वल टू Z है। मतलब इस लाइन पे जो भी लाई करेगा उसमें पता है कि जितना अगर मान के चले अगर इस पर यहाँ देख लेंगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे n इक्वल टू Z है अगर यहाँ मान लेंगे 15 प्रोटॉन है तो 15 न्यूट्रॉन भी होगा। तो लगभग जो है सो यहीं पे कुछ बीच में आएगा और इससे इसके बीच में आएगा। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग जो जब देखा गया तो यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन है जिसको नोट कर रहे हैं। जैसे कि एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो जो 20 से नीचे है उनका n/p रेशियो को देखा गया और n/p रेशियो जो होता है वो लगभग 1 आता है।
अब एन बाई पी रेशियो लगभग 1 है, तो जो एन बाई पी रेशियो जिसका जो भी एलिमेंट का एन बाई पी रेशियो 1 है या थोड़ा उससे अगल बगल ही है, तो वो न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 20 से लेस देन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो देखा गया कि इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट में, न्यूक्लियाई हैविंग Z लेस देन 20, Z लेस देन 20, मतलब जिसका जो, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा, Z लेस देन 20। तो जिस न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर है उनका अगर एटॉमिक ये जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर, तो उस न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर जेड से छोटा है, तो उनका एन बाई पी रेशियो जो होता है लगभग 1 के बराबर होता है। तो एन बाई पी रेशियो, एन बाई पी, एन मतलब न्यूट्रॉन और पी मतलब प्रोटॉन, तो एन बाई पी रेशियो जो है सो लगभग 1 है। तो अब जिसका ये एन बाई पी रेशियो लगभग 1 के बराबर हो, तो वो न्यूक्लियाई जो होते हैं पाया गया कि वो स्टेबल है। दीज न्यूक्लियाई आर, दीज न्यूक्लियाई आर स्टेबल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन को देखते हैं पहले। तो कार्बन में देख रहे थे, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 है और जो मास नंबर होता है वो 12 है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है देख रहे थे, यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो एन बाई पी रेशियो देखेंगे तो लगभग एक ही है, क्योंकि ये तो एडजेक्ट एक है। उसके बाद हम लोग उसी तरह से नाइट्रोजन को देखते हैं। तो अगर नाइट्रोजन को देखेंगे तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या, जो जेड होता है वो प्रोटॉन की संख्या दिखाता है, वो प्रोटॉन की संख्या 7 है और इसका जो मास नंबर है वो 14 है। तो इसमें भी अगर देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है कि 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। तो ये एलिमेंट जो भी है जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम है, तो 20 से कम, जैसे कि आप जानते हैं कार्बन जो 614 होता है, मतलब 614 वाला, सॉरी 612 वाला, मतलब इसका आइसोटोप जो होते हैं 613 और 14 भी होते हैं, लेकिन ये 612 जो होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल है, तो इस फॉर्मेट में कार्बन खुद को रहना पसंद करेगा। और नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन जो होते हैं 714 वाला वो स्टेबल है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम, सोडियम को भी देख सकते हैं। सोडियम, तो सोडियम का जानते हैं कि इसका 11 और 23 होता है। तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो लगभग देखेंगे तो इसका एन बाई पी रेशियो जो है सो वो बराबर ही 1 के बराबर, मतलब अप्रोक्सीमेशन ही हम लोग किए हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसी तरह से आप कैल्शियम को भी देख सकते हैं। तो ये 20 और 40 होता है। तो इसमें भी प्रोटॉन जो है 20 है और न्यूट्रॉन भी 20 है। तो देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट 20 से नीचे हैं उन सब का न्यूक्लियाई जो है सो अस्टेबल है। लेकिन जैसे हम लोग हाइयर बढ़ते हैं, जैसे अगर जाएंगे तो 82 20 के बाद अगर देखेंगे तो कोई भी न्यूक्लियाई जो है सो खुद को अस्टेबल नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइयर मॉलिक्यूल होगा उनका स्टेबल न्यूक्लियाई जो होता है वो अनस्टेबल होते हैं। और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन को इमिट करेगा। तो ये तो फर्स्ट के लिए था। ये 20 तक के लिए, मान लीजिए कि 20 यहाँ पे है, तो इस तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होते हैं, इस पे जो भी न्यूक्लियाई लाई करेगा उसको हम लोग कहेंगे अस्टेबल न्यूक्लियाई कहेंगे। और ये तो फर्स्ट डेटा था। उसके बाद हम लोग सेकंड में देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब कुछ न्यूक्लियाई जिसका जो जेड का वैल्यू है 20 से ग्रेटर होता है, तो उसके लिए एन बाई पी का रेशियो जो होते हैं वो कुछ चेंज होते हैं। तो जेड ग्रेटर देन 20। अब जेड ग्रेटर देन 20 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर इसका देखेंगे तो मास नंबर इंक्रीज करता है। तो यहाँ से ऑब्जर्व जो हुआ कि एन बाई पी रेशियो जो होता है वो 1 से ग्रेटर या इक्वल भी कह सकते हैं, ग्रेटर ही रहने दीजिए, चलिए, इक्वल टू 1/6। अब इतने बीच में, मतलब ये इस नंबर के बीच में एन बाई पी रेशियो जो होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ ज़्यादा कर रहा है। अब देखेंगे तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट जो होती है कुछ इस तरह चले जाता है। अगर देखेंगे तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट जो कुछ इस तरह से चले जाता है, ये है स्टेबिलिटी बेल्ट, ये स्टेबिलिटी बेल्ट।
क्योंकि ये जो लिखे हैं ना बस वही है ये, लेकिन ये तो हम लोग सिर्फ वैसे n=z को ड्रॉ किए थे। शुरुआत में तो देखते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो है सो सिर्फ इस पे लाइन पे जो n=z है ये 20 तक के लिए वैलिड है, लेकिन 20 से जैसे ही ऊपर होते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होने लगता है। इसलिए कि इसके अंदर एक इसका रीजन देखेंगे तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये दोनों रिपल्सिंग नेचर का होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो वहाँ पे दोनों में क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा। तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो इसी तरह से देखा गया कि जो प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है और न्यूक्लियर के फोर्स, मतलब प्रोटॉन की फोर्स जो लगेगी वो उसको रिपेल करना चाहेगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो एक नया तरह का फोर्स लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनसाइड न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग ये जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्टेड। और ये जो है सो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर देखेंगे तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगती है वो भी सेम होगा, और जो न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लगता है उनका भी मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो भी सेम होता है। और जो दो प्रोटॉन के बीच, ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा प्रोटॉन के बीच, और साथ साथ जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो प्रोटॉन के साथ भी उतना ही एग्जर्ट होगा, न्यूट्रॉन के साथ भी उतना ही, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर को देखेंगे तो सबके साथ उतना ही लगभग मैग्नीट्यूड में वो अट्रैक्ट करता है। और ये जो है साहब एट्रैक्टिव नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, ये अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस एक्सर्ट बिटवीन न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब ये जो है सो न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, प्रोटॉन के बीच, और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है। ये जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर देखेंगे तो यही वजह होता है कि जैसे क्या प्रोटॉन ज़्यादा होना स्टार्ट होगा, तो प्रोटॉन जैसे ही ज़्यादा होना स्टार्ट होगा तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा, और इस रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन उसके अंदर डाला जाता है, और वही ज़्यादा न्यूट्रॉन डालने के बाद ही क्या होता है कि वो खुद को स्टेबल कर पाता है। तो यहाँ से देखा गया कि जो जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है उसके लिए n/p का रेशियो जो है सो 1 से लेकर के 1/1.6 के बीच में होता है। अगर इन दोनों के बीच में होगा तो इसी स्टेबिलिटी कर्व पे लाई करेगा, और जो इस पे लाई करता है इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे उसको हम लोग स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं न्यूक्लिया हैविंग z ग्रेटर देन 20, n/p रेशियो जो होता है ये इतना के बीच होता है, आर स्टेबल न्यूक्लियाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो देखा जाए तो जो फेरस है, तो अगर आप फेरस को जानते हैं तो ये आयरन है, तो इसका 26 और ये 56 है, और ये देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है। इसके अंदर अगर प्रोटॉन देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि 26 प्रोटॉन है, और इन दोनों को माइनस करेंगे मास नंबर में से, अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है, तो इसको माइनस करने के बाद देखेंगे तो 30 न्यूट्रॉन है। अब देखेंगे तो ये 30/26 करेंगे तो ये इन दोनों के बीच ही लाई करेगा, और जब इन दोनों के बीच अगर लाई करेगा तो ये स्टेबल, ये न्यूक्लियाई है वो स्टेबल है। उसी तरह से अगर सिल्वर को भी ले लेते हैं, सिल्वर, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, और मास नंबर जो होता है 108 है। तो इसमें प्रोटॉन देखेंगे तो 47 प्रोटॉन मिलेगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 61 न्यूट्रॉन है। ये P है तो P फॉर प्रोटॉन होता है, और यहाँ से 61 न्यूट्रॉन है। तो अब आपको पता चल रहा है कि जो शुरुआत की जो न्यूक्लिया होते हैं उसमें आप देखते हैं कि जो एटॉमिक या मास नंबर जो होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल होता है,
लेकिन जैसे हम लोग 40 मतलब सॉरी 20 के बाद जाते हैं तो उस समय देखते हैं कि जो न्यूक्लियाई है उसका मास नंबर जो है सो ज़्यादा इंक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू उसका एटॉमिक नंबर। अगर देखिए 26 है तो हम लोग जनरली याद करते हैं उसको जस्ट दोगुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोगुना नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे हर बार जो है सो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 30 है और प्रोटॉन की संख्या जो है सो 26 है। और सिल्वर के अंदर देखेंगे तो सिल्वर के अंदर 61 है और इसके अंदर जो है सो 47 है। तो इसी स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर अगर मान के चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके अंदर जो है सो फेरस शो कर रहा होगा, ये Fe एलिमेंट होगा, तो ये अस्टेबल न्यूक्लियाई है। उसके बाद अगर हम सिल्वर के बारे में बात करेंगे तो मान लें कि कहीं ना कहीं यहाँ पे Ag प्रेजेंट होगा, तो ये सिल्वर, ये सब न्यूक्लियाई जो है सो ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ये स्टेबिलिटी बेल्ट पे प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट पे प्रेजेंट नहीं होगा तो वो रेडियो एक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए कुछ नीचे है, अब कुछ एलिमेंट जो है सो या कुछ न्यूक्लियाई जो है सो नीचे भी हो सकता है, जरूरी थोड़े कि सब इसी बेल्ट पे होगा। और ये जो अब बाद बाकी जो न्यूक्लियाई है जो अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर नीचे भी बहुत सारे ये सब न्यूक्लियाई ही हम दिखा रहे हैं। तो अब ये न्यूक्लियाई जो है सो ऊपर जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर नीचे वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था, तो ये हो गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ से हम लोग थर्ड पॉइंट पे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं न्यूक्लियाई विच आर lying on a stability belt are stable and above and below, मतलब जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है और जो नीचे है वो दोनों न्यूक्लियाई जो है सो अनस्टेबल है। एंड न्यूक्लियाई present above and below are unstable nuclei which emit alpha, beta and gamma पार्टिकल। अब समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल कौन सा एमिट करता है। जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर लाई कर गया वो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्टेबल है, जो नीचे रह गया और जो ऊपर रह गया है वो सारे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। और यही अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसको भी मिटा करके यहाँ इसके बाद ही लिख रहे हैं these nuclei are radioactive nuclei which gain stability, ये L है, स्टेबिलिटी बाय रेडियो एक्टिविटी। अब यहीं से जो है सो रेडियो एक्टिविटी होना स्टार्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे जो कौन सा पार्टिकल जो है सो रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा या बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। तो यहाँ से हम लोग मेजरली बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, और एक बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कीजिए, मतलब ये जो अभी किए थे ये न्यूक्लियस है, क्योंकि जनरली हम लोग इसको न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे थे। तो ये न्यूक्लियस था,
अगर आप कहीं पे फिगर बनाएं तो इसको भी नोट कर सकते हैं, लिख लिए। तो अब देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है वो क्या एमिट करेगा और जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है वो क्या करेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं छोटा सा बात, जो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल में क्या होता है। क्योंकि जितने भी न्यूक्लियाई है वो खुद को, जैसे कि 20 से ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहाँ के जो बाद न्यूक्लियाई है 20 के बाद के न्यूक्लियाई है वो अपना n/p रेशियो को 1 और 1.6 के बीच रखना चाहेगा। और जो 20 से नीचे के न्यूक्लियाई हैं वो तो अस्टेबल होते ही हैं। जनरली आप जो भी एलिमेंट देख रहे हैं 20 के नीचे वो सारे के सारे अस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और वो अस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं उनका n/p रेशियो होता है 1 के लगभग इक्वल ही होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा इमिशन जब होगा तो इसके अंदर जो होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब एक बार इमिशन करेगा तो एक बार इमिशन करने के बाद जो इसका 2 प्रोटॉन डिक्रीज करेगा और 2 न्यूट्रॉन करेगा। तो देख रहे हैं कि अगर मान कर चल रहे थे कि जैसे कि कोई एलिमेंट है, अगर मान लें कि एक एलिमेंट है तो इसमें Z और A है। अगर यहाँ से अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल निकला है तो ये मान लिया कि Y बना है, तो 2 प्रोटॉन निकल गया है तो इसमें जो Z होता है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये Z-2 आ जाएगा। और जो न्यूट्रॉन निकला है न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, तो इसमें जो होता है वो एटॉमिक नंबर -4 होता है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि अगर 8/, मान लेते हैं कि ये 16 है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि 8/16 है, तो 8/16 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। अगर ऊपर में से आप ज़्यादा नंबर माइनस कर लीजिए, इसमें से -4 कर लीजिए और इसमें से -2 करेंगे तो ये कितना देखने को मिल रहा है, लगभग ये 4/14 है, तो लगभग ये 2.7 है, मतलब 2/7 है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा आपको, तो अगर देख रहे तो n/p रेशियो इसमें डिक्रीज करेगा, तो यहाँ से अब आपको जैसे 0.2 होगा। तो इसको अगर देखेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद, हाँ, तो ये 2, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 आएगा। तो बस यही कह रहे हैं कि इस केस में जिसमें जब अल्फ़ा डीके होता है उसमें n/p रेशियो होता है वो डिक्रीज करता है। अब n/p रेशियो अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या कि ऊपर वाले जो पार्टिकल है इसका n/p रेशियो क्या है, ज़्यादा है, और नीचे वाले पार्टिकल जो उसका क्या है n/p रेशियो जो है वो कम है, n/p रेशियो कम है। क्योंकि n/p रेशियो को मेंटेन करना चाहेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि अल्फ़ा इमिशन हो रहा है, जैसे कि इसको तो वैसे सिर्फ एग्जांपल दिए थे। अगर कोई नंबर में से अगर ऊपर देख रहे हैं कि उसका 4 माइनस कर रहे हैं और नीचे जो है सो हम लोग 2 माइनस कर रहे हैं, तो उसका जस्ट जनरली n/p रेशियो जो है सो वो डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्या होता है कि n/p रेशियो ड्यूरिंग अल्फ़ा इमिशन n/p रेशियो डिक्रीजेस। तो आप ऊपर वाला पार्टिकल अल्फा इमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, नीचे वाला, तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपर वाला है वो n/p रेशियो को डिक्रीज करना चाहेगा। तो जो ऊपर वाला है ये करेगा अल्फा पार्टिकल इमिट, अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा। तो ये तो अल्फा पार्टिकल के बारे में हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीटा पार्टिकल क्या होते हैं। तो बीटा पार्टिकल में 2 तरह के होते हैं। जब बीटा पार्टिकल इमिशन होगा तो उसमें 2 तरह के होते हैं। तो ये बात आप जानेंगे कि n/p रेशियो जो अल्फा पार्टिकल के, जैसे अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो उसमें n/p रेशियो डिक्रीज करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल में 2 तरह के होते हैं। एक बीटा माइनस होते हैं जिसको जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन ई माइनस की तरह होता है, एक होता है पॉजिट्रॉन जिसको बीटा प्लस कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, जस्ट अपोजिट क्या होता है इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अब यहाँ से अगर देखेंगे किसी एलिमेंट का, अगर हम देखेंगे कि ये जेड है और ये ए, इनमें से एक बीटा माइनस निकला है, तो बीटा माइनस निकलने के बाद जो होते हैं उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा। ये एक्स है तो एटॉमिक नंबर जो है सो +1 हो जाएगा और एटॉमिक वेट जो है सो वो लगभग सेम रहता है। तो आप देख रहे हैं ये है। तो इनमें अगर n/p रेशियो देखेंगे तो n/p रेशियो,
तो यहाँ से यहाँ तक जब गया गया है तो इसका देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज किया है, लेकिन न्यूट्रॉन तो अभी भी सेम है। अगर देखेंगे तो एक न्यूट्रॉन ही कन्वर्ट हो जाता है, जनरली इस बात को भी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें प्रोटॉन बढ़ रहा है और न्यूट्रॉन संख्या देख रहे हैं तो न्यूट्रॉन घट रहा है। तो इसमें जो n/p रेशियो है वो n/p रेशियो डिक्रीज कर रहा है, रेशियो डिक्रीज कर रहा है। ये तो बात ये हो गया। तो n/p रेशियो डिक्रीज कर रहा है तो ऊपर वाला पार्टिकल जो है सो ये भी बीटा माइनस इमिट करेगा। अब नीचे वाला है उसको अल्फा प्लस करना पड़ेगा। जनरली जो नीचे वाला पार्टिकल होते हैं वो इमिट होकर के ऊपर n/p रेशियो को वो इंक्रीज करना चाहेगा। अभी तो देख रहे हैं कि सब डिक्रीज ही कर रहा दोनों में। तो उसके बाद देखते हैं बीटा प्लस पार्टिकल। अब देखिए बीटा पार्टिकल, अगर कोई एलिमेंट ले लिए कि मान लीजिए कि ये x है, तो ये x है और ये a और ये, तो इसमें से बीटा प्लस निकला है। तो जो बना उसको हम लोग जनरली y कंसिडर कर लेते हैं। अगर पिछले बार में शायद x रह गया तो उसको भी y कर लीजिए। तो इसमें होता है कि z-1 हो जाता है, z-1 हो जाता है। और इसमें देखेंगे तो n है, तो इसमें एक प्रोटॉन घट जाएगा, एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर जो होती है n/p रेशियो इंक्रीज करता है, n/p रेशियो इंक्रीज कर रहा है। तो n/p रेशियो जब इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब नीचे वाला पार्टिकल जो है सो वो बीटा प्लस डीके करेगा। अब इससे क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है, अब स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है तो वो इसका n/p रेशियो को इंक्रीज कर करके वो पहुंचेगा स्टेबिलिटी बेल्ट पे। तो जो नीचे वाले पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ क्या करेगा, बीटा प्लस डीके करेगा, जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन इमिशन कहते हैं। और ऊपर वाले पार्टिकल जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है वो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, ताकि उसका n/p रेशियो क्या हो, वो डिके, क्योंकि इसका n/p रेशियो पहले से ही ज़्यादा है। तो n/p रेशियो को वो घटा कर करके इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे ले आएगा। अगर ले आएगा तो वो खुद को स्टेबल फील करेगा। उसके बाद जो पार्टिकल नीचे है वो खुद को स्टेबल फील करने के लिए वो n/p रेशियो को इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करने का n/p रेशियो को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि वो पॉजिट्रॉन इमिशन करे, मतलब जो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। और ये सब के बारे के बाद जो है ये सब बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कुछ न्यूक्लिया जो होते हैं अनस्टेबल क्यों होते हैं, कि जो भी स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर लाई करेगा उसको हम लोग स्टेबल कहते हैं, और जो या तो ऊपर रह जाता है या तो नीचे रह जाता है उसको हम लोग अनस्टेबल कहते हैं। और यही अनस्टेबल न्यूक्लिया जो होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी करते हैं। और रेडियो एक्टिविटी के दौरान दो तरह के होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। उसमें बीटा पार्टिकल जो है सो वो भी फिर दो तरह के, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस होता है। तो बीटा माइनस में देख रहे हैं कि n/p रेशियो डिक्रीज कर रहा है। अल्फा इमिशन के दौरान भी क्या होता है, n/p रेशियो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एक पॉजिट्रॉन इमिशन है जिसमें n/p रेशियो जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है। तो नीचे वाला पार्टिकल जो है सो वो बीटा प्लस इमिशन करेगा और ऊपर वाला जो है सो वो देखिए हायर एटॉमिक वेट को अगर हम लोग करते हैं, जैसे कि हायर मास नंबर को डिक्रीज करना होता है तो उस समय जो है अल्फा पार्टिकल इमिशन होगा। अगर छोटा थोड़ा सा ही कम करें, जैसे मान के चलिए ये न्यूक्लियाई है और कुछ ये है, तो इसको ज़्यादा चांस है कि ये अल्फा पार्टिकल इमिट करे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसका मास नंबर डिक्रीज करेगा। और ये करेगा तो इसका मास नंबर तो सेम ही रहता है लगभग। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन का ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये दोनों मिला करके ये बैलेंस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जैसे बीटा माइनस है तो बीटा माइनस में होता है कि न्यूट्रॉन ही कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन घटेगा और प्रोटॉन बढ़ेगा तो फिर इस पर आ जाएगा। तो ये फेनोमेना की वजह से जो होती है कोई भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होते हैं। और वो रेडियो एक्टिविटी क्यों करते हैं आज के लेक्चर में शायद आप लोगों को पूरे क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा जो इमिशन होता है उसके लिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।